इन स्टार्टिंग इन द 4th सेंचुरी, हिपोक्रेट्स, जिसे हम फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, उन्होंने he made important epidemiological observations of many infectious diseases including rabies. 4th सेंचुरी के बाद में इन 1546 फ्रैकेस्टेरो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि कुछ टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करते हैं और इसी के कारण एपिडेमिक डिसीजेस होती हैं। ये उन टाइनी पार्टिकल्स का नाम स्पोर्स दे रहे थे। एक्चुअल में इन्हें खुद नहीं पता था कि ये लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग होते हैं। आफ्टर दैट इन 1676 एंटोन वन लीवेनहॉक, इन्हें हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, इन्होंने खुद माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था और ये एक ड्रेसर थे जिनका मेन काम क्लॉथ में फाइबर्स या धागों को देखना और गिनना था। इसके बाद इन्होंने जो ग्लासेस थे उनको स्फेरिकल करके धीरे धीरे एक माइक्रोस्कोप डेवलप किया। ये माइक्रोस्कोप हमें दिख रहा है इसमें, उनका इस समय का माइक्रोस्कोप ऐसा होता था। इन्होंने बहुत सारे लोगों के प्लाक्स का और खुद के माउथ के प्लाक का ऑब्जर्वेशन किया, पॉन्ड के वाटर का ऑब्जर्वेशन किया और इसके अलावा इन्होंने खुद की आरबीसी, खुद के स्पर्म्स का ऑब्जर्वेशन इस माइक्रोस्कोप में किया। तो इन्हें जो टाइनी पार्टिकल्स मिले उसको इन्होंने एनिमल क्यूल कहा। एक्चुअल में एनिमल क्यूल एक लैटिन वर्ड है और इसका मीनिंग होता है टाइनी एनिमल्स। तो ये माइक्रोस्कोप है और लीवेनहॉक ने इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स देखे थे जिसको इन्होंने टाइनी पार्टिकल्स कहा था। नाउ इन 1775 लिजारस प्लेंजानी, ये एक कैथोलिस्ट प्रिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे और फिजियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया का कल्चर बना करके इन 1768 स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी ऑफ माइक्रोब्स को डिफीट किया और ये बेसिकली स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी जॉन्स निज़म ने दी थी। तो इन्होंने स्प्लेंजानी के इस एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किए थे उससे एक पेमेंट मिला लुइस पास्चर को और लुइस पास्चर ने फाइनली स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिफीट कर दिया। तो लिजारस स्प्लेंजानी और लुइस पास्चर जो है स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी के अगेंस्ट में थे और जॉन निदन ने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी दी थी। इसके अलावा लिजारस स्प्लेंजानी ने ओवम और सीमन की हेल्प से रिप्रोडक्शन को डिस्क्राइब किया है और फ्रॉग में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया है और डॉग में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया है। इसके बाद नेक्स्ट है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर को सबसे पहली वैक्सीन बनाने का श्रेय जाता है। ये एक इंग्लिश फिजिशियन हैं, एक साइंटिस्ट हैं। इन्होंने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन बनाई थी। उस समय जो वैक्सीन बनाई गई वो वेरियोला वायरस से बनाई गई थी जिससे कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जनरेट की गई। इसलिए वैक्सीन बनाने के कारण इन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। वैक्सीन एक टर्म है जिसका लैटिन वर्ड होता है जो कि वेक्का से आया है। इसके बाद फाइनली इनको BBC 2002 में BBC की लिस्ट में 100 ग्रेटेस्ट ब्रिटियंस में जोड़ा गया। आफ्टर दैट इन 1840 सेमिलविस और होम्स, इनके समय में 19th सेंचुरी के समय अमेरिका में और यूरोप में बहुत सारी महिलाओं में चाइल्ड बर्थ के 2 से 3 दिन के बाद में एब्डोमिनल पेन, फीवर और डेबिलिटी होने के कारण डेथ होती थी। उस समय सेमिलविस एंड होम्स ने क्लीनिनेस की और एंटी माइक्रोबियल डिसइंफेक्शन की प्रैक्टिकल मेथड्स डेवलप की। इसके बाद 1850 में डेवियन आए, ये एक फ्रेंच फिजिशियन थे। इनको बेसिकली ब्लड पॉइजनिंग यानी कि एक सेप्टिसीमिया के पायनियर वर्क के रूप में जाना जाता है। पर इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी डाइंग शीप्स में से एंथ्रेक्स बेसिलस आइसोलेट किया था, बट बेसिकली ये खुद भी नहीं जानते थे कि एंथ्रेक्स बेसिलस है।
इसीलिए इन्होंने सिर्फ बेसिलस आइडेंटिफाई किया और ये बताया कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जिसके कारण शीप की डेथ हो रही है, इसीलिए दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स वाज undiscovered, and finally Robert Koch discovered Bacillus anthracis. In 1822 to 1895, the era of the Louis Pasteur, and in this era there were so many discoveries has been done. He was a French biologist, microbiologist and chemist. इन्होंने रिसर्च के समय अपनी थीसिस एक एसिड है जिसको कि टार्टरिक एसिड कहते हैं, ये ग्रेप्स में यानी अंगूर में और इमली में मिलता है, इसके ऊपर रिसर्च किया और इसके क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म के ऊपर रिसर्च किया। इसके बाद में लुइस पास्चर का वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी में बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि इन्होंने रेबीज के अगेंस्ट फर्स्ट वैक्सीन बनाई, एंथ्रेक्स के अगेंस्ट वैक्सीन बनाई। उस समय जो प्योर पैरल फीवर चल रहा था, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया है सेमिलविस एंड होम्स में, जो कि महिलाएं जहां पर प्योर पैरल फीवर से ग्रसित थी। इस प्योर पैरल फीवर को मॉर्टेलिटी को रिड्यूस करने में भी लुइस पास्चर का बहुत बड़ा योगदान रहा। लुइस पास्चर ने इनके लाइफ टाइम में एक 9 इयर्स ओल्ड जोसेफ मिशर नाम के बॉय को 1885 में एक रेबिट डॉग से काटने के बाद में लगभग 13 इंजेक्शन लगा करके 10 दिन के बाद में रिकवर किया था। इसलिए फर्स्ट रेबिट डॉग से ठीक होने वाला ह्यूमन जोसेफ मिशर नाम का 9 साल का बॉय है। इसी प्रकार से इन्होंने एंथ्रेक्स में मर रही बहुत सारी गायों पर और भेड़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और फाइनली एंथ्रेक्स का वैक्सीन डेवलप किया था। इन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज को सपोर्ट किया है। बेसिकली जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज रॉबर्ट कोच ने दी थी, जो कि जस्ट अपोजिट है स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इस थ्योरी में ये कहा गया है कि यदि कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस प्लेस पर नहीं भी है तो सेम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके बाद भी स्पॉन्टेनियसली जनरेट हो सकता है। लेकिन इसके बाद भी जो लुइस पास्चर थे, इन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं है। द सेम माइक्रोऑर्गेनिजम्स कैन ओनली बी डेवलप्ड व्हेन द माइक्रोऑर्गेनिजम्स वेयर प्रेजेंट देयर। अगर वहाँ पर कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो ही वहाँ पर नया माइक्रोऑर्गेनिज्म जनरेट हो सकता है। इसके लिए उन्होंने एक बियर का एक्सपेरिमेंट, कंटामिनेशन वाला एक्सपेरिमेंट किया था और इस थ्योरी को स्पेशली रॉबर्ट कोच ने, जिसको कि हम अभी जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज के नाम से जानते हैं, तो जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज जो है सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने दिया था। इस प्रकार से एक तो फेर्डिनेंड कोहन, रॉबर्ट कोच और लुइस पास्चर, इनको हम कॉमनली फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब हम बात करें लुइस पास्चर के एक्सपेरिमेंट की। उस समय पास्चराइजेशन का और फर्मेंटेशन की टेक्निक सबसे पहले डेवलप करने का श्रेय लुइस पास्चर को जाता है, जो कि इस एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया है, जिसे आप देख सकते हैं कि अगर एयर टाइट कंटेनर है या फिर टिल्ट नेक वाला बॉटल है तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं हुआ, लेकिन अगर एयर टाइट कंटेनर नहीं है तो बैक्टीरिया ग्रो हुए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं एयर में ही बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, जो कि ब्रॉथ को या किसी भी लिक्विड को कंटामिनेट कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पास्चराइजेशन की टेक्निक को, वैक्सीनेशन की टेक्निक को और फर्मेंटेशन की टेक्निक को डेवलप करने का क्रेडिट लुइस पास्चर को जाता है। लुइस पास्चर ने टर्म दिया था वैक्सीन, क्योंकि एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का डिस्कवरी किया था, तो उसी के ऑनर में, उसी के सम्मान में लुइस पास्चर ने वैक्सीन टर्म दिया। लुइस पास्चर ने चिकन कोलेरा की वैक्सीन
और एंथ्रेक्स वैक्सीन के ऊपर भी काम किया। इसके बाद रॉबर्ट कोच के ऊपर आते हैं। 1843 से 1910 तक इनका इरा रहा है। ये एक जर्मन फिजिशियन है, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। इनको हम मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी का फाउंडर भी कहते हैं। ही आइडेंटिफाइड कॉजेटिव एजेंट ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा एंड एंथ्रेक्स। इन्होंने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए हैं जिसका यूज आज भी किया जाता है, और जितनी भी लेबोरेटरी टेक्निक्स हैं उसको भी इन्होंने ही डेवलप किया है। और कोच के समय ही बैक्टीरियोलॉजी के जितने भी लेबोरेटरी वर्क हैं वो डेवलप हुए हैं, स्टैंडर्डाइज हुए हैं। इसलिए कोच इज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। जो कोच पॉस्टुलेट हैं उसको हम गोल्डन स्टैंडर्ड कहते हैं इन द मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। इसी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज इन 1905 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन में दिया गया था। तो आइए देखते हैं कोच के पॉस्टुलेट्स क्या हैं। पहला तो ये है कि द सस्पेक्टेड पैथोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन द एवरी केस ऑफ द डिसीज। सेकेंड, दैट पैथोजन मस्ट बी isolated and grow in the pure culture. Third, the cultured pathogen must cause disease when it is inoculated into the healthy, susceptible experimental host. And fourth, the same pathogen must be re-isolated from the diseased experimental host. रॉबर्ट कोच ने बैसिलस एंथ्रेसिस ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी की। उन्होंने उसके स्पोर की डिस्कवरी की, इसलिए इसकी डिस्कवरी का सारा श्रेय रॉबर्ट कोच को जाता है। उन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया आइसोलेट किया फ्रॉम द पोटैटो स्लाइड। ये एक सॉलिड अगार मीडिया था, इसमें से इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को आइसोलेट किया। इन्होंने विब्रियो कोलेरी को आइसोलेट किया, जिसके कारण कोलेरा की डिसीज होती है। और ये काम उन्होंने 1884 में बॉम्बे में यानी कि इंडिया में किया था इन द ग्रांट मेडिकल कॉलेज। In 1892, Ivanovsky and Bejrink, they both are the founder of the virology. They discover first virus. In 1892, Ivanovsky investigated a tobacco plant disease causing great damage to plantation located there at the time. He discovered that disease were caused by an extremely minute infectious agent capable of permitting porcelain Chamberlain filter, sometimes which bacteria could never do. And simultaneously in 1898, the Bejring published results on the filtration experiments demonstrating the tobacco mosaic disease is caused by an infectious agent smaller than a bacterium. Bejring assessed that the virus was somewhat liquid in nature and called it a contagium vivum fluidum, called as contagious living fluid, then reintroduced term virus. In 1898, Loeffler and Foch discovered foot and mouth disease virus, and they call it as the foot and mouth disease virus is caused by filterable agent. Loeffler also gave staining techniques. In 1898, Serenelli discovered Myxoma virus in rabbits, and Reed in 1900 discovered yellow fever virus that is caused by mosquito. In 1900, McFadden and Thieler discovered African horse sickness virus. In 1901, Cantani, Lode and Gruber discovered foul plague virus, that is avian influenza virus. In 1902, Nicoli, Edel and Bay discovered Rinderpest virus. In 1902, Sproul and Thieler discovered blue tongue virus. In 1902, Ajusky discovered pseudo-rabies virus. In 1903, Remlingen and Rifat Bey discovered rabies virus. In 1903,
D. Stenids and Dorset discovered Hawk cholera virus, that is classical swine fever virus. In 1904, Carey and Valley discovered equine infectious anemia virus. In 1905, Spreul discovered insect transmission of blue tongue virus. In 1905, Carey discovered canine distemper virus. In 1908, Illerman and Bang discovered avian leukemia virus. In 1909, Landsteiner and Popper discovered poliovirus. In 1911, Rouse discovered Rouse sarcoma virus. In 1915, Twart and D. Harrell discovered bacterial virus. In 1917, D. Harrell discovered development of the plague assay. In 1927, Dowley discovered Newcastle disease virus. In 1928, Vergy and Cristofornini and Seyfried and Krems discovered feline parvovirus, that is feline panleukopenia virus. In 1930, Green discovered fox encephalitis यानी canine adenovirus 1. In 1931, Schaub discovered swine influenza virus. In 1931, Woodruff and Goodpasture discovered embryonated egg for virus propagation. In 1933, Demock and Edward discovered viral etiology for equine abortions. In 1933, Andrews and Lalord and Smith discovered first isolation for human influenza virus. In 1933, Schaub discovered swine natural host for pseudorabies. In 1933, Busnell and Brandley discovered avian bronchitis virus. In 1935, Stanley discovered tobacco mosaic virus (TMV). He crystallized it and protein nature of virus confirmed. In 1938, Koch, Ankuch and Rachka discovered first electron microscopy picture of tobacco mosaic virus. In 1939, Ellis and Delbruck discovered one-step growth curve of bacteriophage. In 1946, Olafson and McCullum and Fox discovered bovine viral diarrhea virus. In 1948, Sandorf, Early and Likely discovered culture of isolated mammalian cells. In 1952, Dalbecco and Vogt discovered plaque assay for first animal virus poliovirus. In 1956, Medine, York and McKechner discovered isolation of bovine herpes virus 1. In 1957, Isaac and Linderman discovered interferon. In 1958, Horn and Brenner developed the negative staining electron microscopy. In 1961, Baker first isolation of avian influenza virus from wild bird reservoirs. In 1963, Plumer and Watterson discovered equine abortion virus, that is herpes virus. In 1970, Temin and Baltimore discovered reverse transcriptase enzyme. In 1978, Carmichael and Apple and Scott discovered canine parvovirus 2. In 1979, World Health Organization WHO declares a smallpox eradication program, that is smallpox eradicated. In 1981, Pedersen discovered feline coronavirus. In 1981, Baltimore discovered first infectious clone of an RNA virus. In 1983, Montagnier, Berry, and Sinausi and Gallo discovery of human immunodeficiency virus. In 1987, Pedersen discovered feline immunodeficiency virus. In 1991, Vanswoort and Terpestra isolation of porcine reproductive and respiratory syndrome virus. In 1994, Murray discovered Hendra virus. He isolated Hendra virus. In 1999, West Nile virus entered in North America. In 2002, SARS outbreak happened.
in 2005, Pérez, Garcia, and Sestre, and Tumpy, and Taubenberger, reconstruction of the 1918 pandemic influenza virus, end of the vaccination program for Rinderpest in 2007, and in 2011 OIE declaration of the eradication of the Rinderpest. So this is all about the history of the virology. Thanks.